हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे वेक्टर की परिभाषा के बारे में और किसी भी एक वेक्टर को किस प्रकार से दो या दो से अधिक घटकों के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो प्यारे छात्रों, हमारे परिवेश में कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये देखो दो प्रकार की होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई कुछ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है ना। इसी प्रकार से वेग होता है, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये जो भौतिक राशियाँ हैं, इनको हम दो प्रकार से हम इनको विभक्त करते हैं। एक को हम बोलते हैं वेक्टर और दूसरे को बोलते हैं हम स्केलर। क्या बोलते हैं? एक को बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं इसको? अदिश राशियाँ, या हिंदी में लिखते हैं इसको अदिश राशि, और इसको बोलते हैं सदिश राशि। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इनकी परिभाषा। इनकी परिभाषा क्या होती है? देखो, स्केलर क्वांटिटी की परिभाषा पढ़ते हैं हम कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखो, पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे फिजिकल क्वांटिटी जो केवल क्या रखती हो? मैग्नीट्यूड रखती हो, अर्थात उनका केवल मापांक हो, तो वे राशियाँ क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब जैसे कि हमने देखा होगा कि तापमान होता है, टेम्परेचर होता है ना। इसी प्रकार से जो मास होता है, किसी भी भौतिक राशि का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो वो भी किसी प्रकार की राशि है, क्योंकि हम उसकी केवल उसकी मॉडुलस वैल्यू या बोले उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ही हम फाइंड कर सकते हैं, न कि हमें उसकी दिशा के बारे में पता होता है। इसी प्रकार से वे भौतिक राशियाँ जो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी दिशा का भी बोध कराती हों, वे हमारी क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। क्लियर? तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी में हम बात करते हैं, वेग होता है ना, जो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये किस प्रकार की क्वांटिटी हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आगे इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, इनकी परिभाषा हम लिखेंगे। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो देखो, स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो लिख लो यहाँ पर, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो उनको क्या बोलेंगे? वो कैसे कहलाएंगे? हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं, अर्थात अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? देखो, जैसे हम चल रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि भाई मैं आज 10 किलोमीटर चल के आया। कितने किलोमीटर चल के आया? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर किसको इंडिकेट कर रहा है? उसकी लेंथ को कर रहा है इंडिकेट। तो ये जो लेंथ आ रही है, ये कैसी आई? हमारी अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। तो यहाँ लिख देंगे हम डिस्टेंस। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं इसको? दूरी। फिर आती स्पीड, फिर ले सकते हैं हम मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान बोलते हैं मास को, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इसी प्रकार से जो लेंथ है
वर्क है, WOR के वर्क और एनर्जी। ये जो सारी क्वांटिटी होती हैं ये कैसी होती है हमारी, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर। देखो भाई, डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, आपको आइडिया होगा डिस्टेंस को मापने का तरीका होता है। मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर में, है ना, डेसीमीटर है। इस प्रकार से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या लिखते हैं, मीटर, मीटर के रूप में। स्पीड है, जैसे कि भाई स्पीड किसे बोलेंगे, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये जो बाइक है, ये जो बंदा है, ये बाइक 10 किलोमीटर पर आवर या बोले 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाता है। तो उस मोटरसाइकिल है, जो भी बाइक है, उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगा, 50 किलोमीटर। तो स्पीड की जो किसको मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में, है ना, या किलोमीटर पर आवर में। इसी प्रकार मास है, मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कई बार केजी में। इसी प्रकार से हम वर्क होता है, वर्क को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को, वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर के रूप में हम इसको जो यूनिट होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम इनकी यूनिट भी लिख देते हैं, और बट इनसे हमें किसका बोध नहीं हो रहा, इनकी दिशा का बोध नहीं होता है। इनसे हमें किसका ज्ञान नहीं होता है, इसके डायरेक्शन का, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन का इनसे हमें ज्ञान नहीं होता है। तो उनको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो ये तो था हमारा स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो आप इसको नोट कर सकते हो। देखो भाई, वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे हम, कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उसको बोल देंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात सदिश राशियाँ। क्या बोलेंगे उसको, सदिश राशियाँ। तो यह लिख लो, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एग्जांपल लेते हैं इसमें। पहला एग्जांपल आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन। क्या बोलते हैं भाई इसको, विस्थापन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, क्योंकि डिस्टेंस को तो सर ने बताया था, क्या बताया था, कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अर्थात अदिश राशि होती है। और यहाँ पर सर बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि होती है भाई, ये एक सदिश राशि होती है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस में तो हमने कहा था भाई 10 किलोमीटर, है ना, इस प्रकार से कहा था कि मैं 10 किलोमीटर चल के आया। बट ये नहीं बताया मैंने कि मैं किस डायरेक्शन से चल के आया, है ना। तो जब डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है तो उस रूप में वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। और जब उस डिस्टेंस के साथ यदि हम डायरेक्शन जुड़ जाए तो वही जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर। देखो ऐसे है, मान लीजिए हम ये मान लेते हैं, देखो ऐसे ये क्या होता है भाई, नॉर्थ होता है ना, और ये क्या होता है, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसी प्रकार से होता है ना। अब मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, आप में से कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए वो 5 किलोमीटर इधर चला ऐसे,
तो यहाँ चला, यहाँ तक आया, यहाँ से चला और यहाँ तक चला, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लो, ठीक है। ईस्ट में चला, इस पॉइंट से और इस डायरेक्शन में कितना चला, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अब उसका दिमाग क्या कहा कि 5 किलोमीटर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, अर्थात नॉर्थ की तरफ चलते हैं। तो वो नॉर्थ की तरफ क्यों चला 5 किलोमीटर, क्लियर। ये 5 किलोमीटर आ गई। अब देखो उस बच्चे ने टोटल डिस्टेंस कितनी किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली कि नहीं चली। तो 10 किलोमीटर जो आ रहा है, डिस्टेंस तो कितनी चली उसने, डिस्टेंस वो तो आ रहा है 10 किलोमीटर। कितना चल गया वो, 10 किलोमीटर। बट 10 किलोमीटर टोटल चला है, इससे हमें दिशा का बोध नहीं हो रहा है, क्लियर। अब देखो, अब वो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, क्लियर। अब इस केस में देखो हम किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं और उसकी दिशा किस प्रकार से फाइंड करते हैं। देखो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये भाई ये मिला दिया हमने, ठीक है। अब ये देखो ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसके जो सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, कर्ण होगी, क्लियर। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होता है ना फॉर्मूला, बोथ एन पर में से 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इजक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 5√2 इजक्वल टू एच होगा। तो ये कितनी आई, 5√2। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बच्चा था, ये स्टूडेंट था यहाँ पर, और ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जब यहाँ तक पहुँचा तो उसने कितनी दूरी तय की है डिस्प्लेसमेंट के रूप में, अर्थात उसका यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन हो गया। तो वो कितना विस्थापन आया, 5√2 किलोमीटर। कितना आएगा, 5√2 किलोमीटर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि उसकी डायरेक्शन देखेंगे। देखो ये ईस्ट और ये नॉर्थ, ये इसके बीच में पहुंचा है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये एंगल कितना बढ़ेगा, 45 बन जाएगा, क्लियर। तो ये इन दोनों ईस्ट और नॉर्थ के जब बीच में पहुंचेगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे ही तो बोलेंगे उसको, 5√2 ईस्ट नॉर्थ, क्या बोल देंगे। उसकी डायरेक्शन क्या है कि भाई ये बच्चा है, आप कहाँ मिलेगा आपको, 5×√2 किलोमीटर की दूरी पर किस दिशा में मिलेगा, ईस्ट नॉर्थ की दिशा में मिलेगा, क्लियर। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, ये इसकी डायरेक्शन। अपने को पता लग जाएगा कि ये बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, किस डायरेक्शन पे है, यहाँ से पता चल जाएगा, क्लियर। और इससे क्या पता चलेगा कि इस बच्चे ने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की, 10 किलोमीटर, और यहाँ से उसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, 5√2। किस डायरेक्शन में तय किया, ईस्ट नॉर्थ के बीच में ये डायरेक्शन है, इसको ही तो बोलते हैं हम भाई। इधर जाता तो ईस्ट बोलते हैं, ऊपर जाता तो नॉर्थ बोलते हैं, इनके बीच में जाता तो उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ, क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट का। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता था हमेशा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर ही क्या होता है सर, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक तरीके से दूरियां हैं। बट प्यारे छात्रों, डिस्टेंस तो होती है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ तो क्या जुड़ा हुआ है, डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में ये बच्चा मिलेगा। और इधर क्या है, इस बच्चे ने इतनी दूरी तय की, बट ये नहीं पता कि किस दिशा में है, किस दिशा में उसने इतनी दूरी तय की। देखो यहाँ से कम आ रहा है और यहाँ से दूरी कितनी आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5√2, किस डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में, क्लियर है ये बात। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों देखो आगे और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। और एग्जाम्पल में देखो, एक वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना। और इसके बाद आप ले सकते हो आप इसमें टॉर्क्यू को ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक क्या होती है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं,
टॉर्क्यू, मोमेंटम, है ना। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम। तो देखो वेलोसिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। एक्सीलरेशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। इसके ऊपर इस प्रकार का एरो लगाएंगे, बताएंगे आगे। इसको लिखते हैं टाउ से, टी ए यू, टाउ। मोमेंटम को हम लिख देते हैं पी से, क्लियर। और इसको हम लिखते हैं एल से, एंगुलर मोमेंटम को किससे हम लिख देते हैं, एल से हम लिख देते हैं, क्लियर। तो ये तो था हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से हम बोल देंगे। वो हम सीखेंगे आगे जब क्वेश्चन करते हैं, तब ऑटोमेटिक हम इनकी जो यूनिट है वो लिख देते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार की जो एक क्वांटिटी आती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इस प्रकार की जो क्वांटिटी आती है उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। तो ये तो था प्यारे छात्रों हमारा वेक्टर क्वांटिटी, या इनको बोलते हैं वेक्टर। जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसको केवल वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, केवल वेक्टर बोलेंगे। एक और आती है बच्चों, एक टेंसर क्वांटिटी और आती है। देखो एक तो हमारी कौन सी थी, स्केलर क्वांटिटी, दूसरी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरी इसमें आती है एक टेंसर क्वांटिटी। लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, जैसे कि आपको याद रहेगी। टेंसर क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी रखती हैं, बट वे एडिशन रूल का फॉलो नहीं करती हैं। जो हम पढ़ेंगे आगे कि वेक्टर को किस प्रकार से ऐड किया जाता है, उस रूल को वो क्या नहीं करेंगी, फॉलो नहीं करती हैं। तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, हमारी टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। तो लिखना चाहो लिख लो, टेंसर क्वांटिटी, ये लिख दो, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction but do not follow the law of addition of vector, but do not follow the law of addition of vector, क्लियर। तो वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसमें दो एग्जाम्पल हमें मिलती हैं। करंट आता है एक तो हमारा घर में जो करंट आता है धारा, क्या बोलते हैं धारा, और दूसरा इसमें आता है हमारा प्रेशर। ये इस प्रकार से आते हैं हमारे पास, जो कि क्या कहलाते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहलाती है, क्लियर। तो नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो इसको अच्छे से। अब हम भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं पहले, कि प्रॉपर्टी जो वेक्टर क्या क्या होती हैं। देखो जब भी हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख लो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो भाई वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका नोटेशन लेंगे और उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे, तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो लिख लो यहाँ पर ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। क्लियर। और यह लिख लो द लेंथ ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। देखो ये है, जैसे कि कोई भी ये वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। उसकी एक तो होती है, ये सिरा होता है ना, इनिशियल पॉइंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये टर्मिनल पॉइंट होता है। इसको तो बोलते हैं हम टैल। क्या बोलते हैं इसको? TAIL, टैल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? हेड, HED, हेड। क्लियर। अब इसकी जो लेंथ आ रही है ना, ये यहाँ तक की जो लेंथ है, क्लियर, ये मान ली जो भी आ रही लेंथ, ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? इस वेक्टर के क्या बोलते हैं? इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये इसको कोई भी वेक्टर है, ये इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम इसको ऐसे बोल देते हैं, इसको ए से। ये कोई वेक्टर है और इसका जो नोटेशन है वो किससे लिखा हमने? ए, और ए के ऊपर क्या लगाया? एक एरो लगाया। तो ये जो वेक्टर है, ये जो क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नोटेशन है ये, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इस वेक्टर का क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। और ये जो वेक्टर है, इसको वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है ना, उसको हम किससे लिख देते हैं? मोड ए। किससे लिखते हैं? मोड ए से हम उसको लिख देते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आता है? बराबर मोड ए आता है। क्लियर है। तो ये तो हमारा इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि किसी भी वेक्टर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है और इसका हम ये नोटेशन के रूप में इसको हमने किसे लिखा? हम जर्नली किससे लिखते हैं? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके स्मॉल लेटर से इनको लिखते हैं, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एक एरो का सिंबल लगा देते हैं। क्लियर। कि ये कोई वेक्टर है और इसको हमें इसने ये बड़ा तीर है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उसको नोटेशन में किससे लिखते हैं? इससे ए के ऊपर क्या लगाएंगे? एक एरो लगा के उसको लिख देते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, उसको किससे लिखते हैं? मोड ए से हम लिख देते हैं। क्लियर। ये तो हुआ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो भाई, हम बात करते हैं कि वेक्टर का रिजोल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं, या इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। ठीक है प्यारे छात्रों, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था वेक्टर के बारे में, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ाने का नहीं था, फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि भाई ये होती क्या है, अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है, प्रदिश राशियाँ बोलते हैं टेंसर को, ये होती क्या है, और इस वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कई बार ये होता है, जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर तो ये है, इसको हम नोटेशन में मान लीजिए इस प्रकार से लिखा, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये है, इसको नोटेशन में हमने किस प्रकार से लिखा? इस प्रकार से लिखा। तो कौन सा बड़ा वेक्टर है? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड याद करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए क्या आया? मोड ए। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मोड बी। अब बताओ कौन सा लग रहा है? ये डिस्टेंस ज़्यादा है या ये डिस्टेंस ज़्यादा है? कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है? ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज मोड बी इज ग्रेटर देन मोड ए। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो वेक्टर में एक तो होता है टैल और एक होता है हेड, तो इसका भी टैल और इसका भी हेड। तो इस कौन सा बड़ा है? तो इसके लिए क्या करेंगे? उनकी मॉडुलस वैल्यू क्या बोलेंगे? इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये इसको मॉडुलस वैल्यू बोल देते हैं। क्लियर। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस वैल्यू भी बोल देते हैं। क्लियर है।
तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।